Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to House of Wellness, and we are there with our guest, none other than Dr. Akhtar Ali Sayyed. Dr. Saab, assalamu alaikum और खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे तो उर्दू में गुफ्तगू का मजा आएगा। कोशिश करेंगे कि हद्दुल वसा कोशिश होगी कि अंग्रेजी पे हमारा इन्हिसार है वो कम रहे, लेकिन बहरहाल मौजू की नज़ाकत है, कहीं ना कहीं वो भी जुबान गैर से भी शरह आरजू करनी पड़ जाएगी। हाँ, कर लेंगे। तो कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग सर? मैं ठीक हूँ। जबरदस्त। सर, आज हमने बात करनी है सर्वाइविंग ट्रॉमा के हवाले से। आपसे हमारी एक मुलाकात हुई आज से 3-4 माह कबल, जब आप यहाँ तशरीफ लाए और डॉक्टर अख्तर अहसन साहब की जो याद में आपने कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट किए, ट्रेनिंग्स कंडक्ट की, और वहाँ से मुलाकात हुई। तो मेरी एक ख्वाहिश उस वक्त से पनप रही थी कि आपसे गुफ्तगू की जाए और जो हमारे संजीदा तालिब इल्म हैं, नफ्सियात के भी, समाजियात के भी, और उसके अलावा जिंदगी की किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग, उनसे एडिटिक इमेज थेरेपी को मुतारिफ भी करवाया जाए, और उसका जो एक बैकग्राउंड, एक कॉन्टेक्स्ट जो अब बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया, वो पैंडेमिक के हवाले से हुआ कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में हम सब किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। और यकीनन आपका जो एक बहुत वाइड एक्सपीरियंस है ट्रॉमेटिक और इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड लोगों के साथ काम करने का और इमेज थेरेपी को प्रैक्टिस करने का, उस हवाले से हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मुख्तसरन अपना तारुफ अब हमारे दोस्तों के लिए अगर आप देते जाएं अपनी पेशावराना और ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, तो वो यकीनन बड़ी दिलचस्पी का हामिल होगा। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही लगता है कि अपने बारे में बात करता है। पारल, मेरा नाम अख्तर है, मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है। नफ्सियात मैंने मुल्तान में पढ़ी थी प्रोफेसर खालिद सईद साहब से। वो नफ्सियात के मेरे पहले उस्ताद थे और तो और आज तक भी मेरे उस्ताद हैं। उसके बाद मैं फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में आ गया और फिर उसके बाद सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी में चला गया। वहाँ से फिर हम अख्तर अहसन साहब के हाथ लग गए या वो हमारे हाथ लग गए, तो फिर चल तो आजकल मैं आइसलैंड में हूँ। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों के साथ काम करती है। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कैथोलिक चर्च की ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रदर्स ऑफ चैरिटी उसको कहते हैं। उसका जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको मैं हेड करता हूँ यहाँ। बहुत अच्छी बात है। सर, आपने अख्तर अहसन साहब का जिक्र किया। ये नाम यकीनन जो मुख्तदर हल्के हैं हमारे नफ्सियात के शोबे के, उनके लिए तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं चाहूँगा कि अख्तर अहसन साहब को और इमेज थेरेपी पे आने से पहले सिर्फ इमेजरी को, कि कॉग्निशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इस तरह के बहुत से एट्रीब्यूट्स जिनके नतीजे में बहुत मुतासिर कुन पर्सनैलिटी थ्योरीज बनी भी, हम पढ़ते भी रहे। फिर फ्रॉइड ने भी बहुत शशदर रखा हमारे जो नफ्सियात के तालिब इल्म हैं उनको आते हैं वो। उसमें इमेजरी ने अचानक इतनी अहमियत कैसे हासिल की अख्तर अहसन के यहाँ कि उन्होंने इस पर एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट दिया भी और उसकी एक अप्लाइड इंटरवेंशन भी वजह की, जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। व्हाट इज देयर इन इमेजरी? एक कॉम्प्लीमेंट दूं आपको। मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान आता हूँ, पढ़ाता हूँ वहाँ और मुख्तलिफ जगहों पे। पहली मर्तबा किसी ने मुझसे ये सवाल किया है जो आपने किया है, ये वाला। आपसे पहले किसी ने इतना डायरेक्ट वे में मुझसे ये सवाल कभी नहीं पूछा। अच्छा, एनीवे, इमेजरी जो है वो साइकोलॉजी में मौजूद थी। आपको मैं याद दिलाऊं कि
गाल्टन ने इमेजरी पे पहला क्वेश्चनियर बनाया था। ग्रीक्स के यहाँ इमेजरी मौजूद थी, अख्तर हसन साहब ने उसको पॉइंट आउट किया है अपने काम में। उसके बाद जो मॉडर्न साइकोलॉजी है जिसका आगाज 19वीं सदी में होता है, वहाँ इमेजरी मौजूद थी। ये जो बिहेवियरिज्म की एक हवा चली 21वीं सदी के 20वीं सदी के वस्त में, उसकी वजह से इमेजरी जरा सी उसका जो रोल था वो अंडरमाइन हो गया। तो ये हमेशा से मौजूद थी। अख्तर हसन साहब ने इमेजरी पे उस वक्त काम किया जब लोग या तो बिहेवियरिज्म के इन्फ्लुएंस में थे, या फिर वो जो एक इमर्जिंग कॉग्निटिव पैराडाइम था जिसको एक थर्ड वेव के तौर पे देखा गया, उसके साथ लोगों का ताल्लुक बन रहा था। अख्तर हसन साहब ने उस वक्त 50s में 60s में इमेजरी पर लिखना शुरू किया था। अच्छा, जो दूसरा आपका सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो बड़ा अहम है, वो ये कि इमेजरी का रोल क्या है। हमारे यहाँ जब थेरेपी पढ़ाई जाती है या साइकोलॉजी इवन पढ़ाई जाती है, तो उसमें जो चीज़ मिसिंग होती है वो हम कॉन्शियसनेस को डिफाइन नहीं करते। हमारे यहाँ कॉन्शियस का मतलब वो कॉन्शियस है जो फ्रॉइड ने कॉन्शियस अनकॉन्शियस की जो डेफिनेशन और जो डिमार्केशन फ्रॉइड ने की थी वो जहन में होती है। लेकिन कॉन्शियसनेस वो एक अलग से एक फिनोमेना है जो मेरा ज़ाती ख्याल है वो ये कि ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है। जैसे मेडिसिन का सब्जेक्ट मैटर जो है वो बॉडी है, आपकी फिजियोलॉजी है, उसी तरह से साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर जो है वो कॉन्शियसनेस है। हम लोग उसको डिफाइन नहीं करते, साइकोलॉजी की एजुकेशन में उसको प्रॉपरली हमने डिफाइन नहीं किया। ये इसीलिए फिलोसफर्स ने और बाकी लोगों ने इस पे बहुत लिखा है। कॉन्शियसनेस जो है, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, उसकी सारी एक्टिविटी जो है वो या तो इमेजरी में होती है या वो वर्ड्स में होती है, वर्बल है वो, या इमेजरी में है या वर्ड्स में है। अगर आप एक बच्चे को देखें एक प्री वर्बल स्टेज में, तो वहां उसके पास वर्ड्स तो नहीं है क्योंकि वो प्री लिंगुअल फेज में है, उसने अभी जुबान नहीं सीखी है। वहां उसके पास अपनी सारी कॉन्शियस एक्टिविटी के लिए जो प्राइमरी मोड है वो इमेजरी है। इमेजरी को इस तरह से आइडेंटिफाई करके, उसका ये रोल डिफाइन करके, और फिर किस तरह से हमारे इनिशियल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारे माइंड में स्टोर होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, और फिर उसका क्या ताल्लुक हमारी फिजियोलॉजी से बनता है, और फिर वो किस तरह से हमारी कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको शेप अप करते हैं। ये कंट्रीब्यूशन जो है ये अख्तर हसन साहब का है। इससे पहले ये चीजें इस तरह से डिफाइन किसी ने नहीं की थी। अच्छा, आपने वर्बल और इमेजरी दो जो फेसेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है उसकी आपने बात की जी। हम तो पूरी थेरेपेटिक इंटरवेंशंस जो हैं लाइक डीबीटी, सीबीटी, ईआरटी, इनको बेस्ड ही देखते हैं डायलेक्ट, जिस थेरेपी के नाम के अंदर डायलेक्टिकल आ रहा है। सीबीटी भी जब हम थॉट रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो बेसिक जो रूट है वो लिंग्विस्टिक है। तो इतने देव कामत जो कैंडिडेट्स हैं साइकोलॉजी की इस दुनिया में टू हेल्प पीपल आउट, उसमें एडिटिक इमेज थेरेपी, where does it stand? How would you place it in this fraternity of so many candidates when it comes to therapy? मैं अपनी बात करता हूँ। मेरी अपनी जो अटेंशन थी इस थेरेपी पे वो इसीलिए गई थी कि इसकी जो फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत साउंड है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो जितनी भी बाकी थेरेपीज हैं उनका जो प्राइमरी टूल है वो वर्ड्स हैं या लैंग्वेज है, या उससे आप ऊपर उठिए तो थॉट्स हैं। थॉट्स जो हैं वो आप जानते हैं कि वो भी किसी जुबान में होंगे, किसी लैंग्वेज में होंगे।
बगैर लैंग्वेज के कोई थॉट भी नहीं होता। मेरा जो प्राइमरी कंसर्न था वो ये था कि ऐसी कौन सी थेरेपी है कि जो वर्ड से उठे, लैंग्वेज से ऊपर जाए, क्योंकि इंसान जो हैं वो ऐसे भी हैं, मिसाल के तौर पे बच्चे हैं जिनके पास लैंग्वेज नहीं है, ऐसे भी हैं कि जो बड़े भी हो गए हैं, एडल्टहुड में है, मगर उनकी कोई लैंग्वेज नहीं है। तो ऐसी कौन सी थेरेपी है कि जो एक ओवर आर्चिंग टूल रखती हो और ये जो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है इससे बियॉन्ड जाकर वो चीजों को हैंडल कर सके, एड्रेस कर सके। तो वो इमेजरी थी। अच्छा, इमेजरी में भी बेतहाशा टूल्स हैं, बेशक उसको उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन अख्तर हसन साहब ने उसको उस प्राइमरी तरीके में इस्तेमाल किया है जिस प्राइमरी तरीके के साथ इंसान अपनी कॉन्शियस जो एक्टिविटी है जिंदगी में उसका आगाज करता है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। यही सबब है कि जब हम इस थेरेपी के का टारगेट ग्रुप देखते हैं, तो वो टारगेट ग्रुप इतना वाइड है, बच्चों को ये थेरेपी सूट करती है, बहुत सूट करती है, क्योंकि इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है। हमारी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की पॉपुलेशन है जो बिल्कुल फ्रिंजेस पे है, जहां दूसरी थेरेपीज देखते हुए कतराती हैं जिस पॉपुलेशन की तरफ। मिसाल के तौर पे मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में काम करता हूँ, सिवाय रीइंफोर्समेंट वाले मॉडल के आज तक, या एबीए जो बेसिकली वो भी रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड है, किसी ने इस पॉपुलेशन पे आज तक हाथ नहीं रखा, क्योंकि ये वहां वो काम कर ही नहीं सकते। मैं जब कहता हूं कभी स्टूडेंट्स को कि मैं नॉन वर्बल्स की थेरेपी करता हूं, तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि आप उनसे बात कैसे करते हैं, क्योंकि आपकी साइकोथेरेपी का नाम ही टॉक थेरेपी है, इसलिए कि आप टॉक के अलावा कुछ कर नहीं सकते। जबकि इस थेरेपी में ये पोटेंशियल और ये मौजूद था कि वो लोग कि जो जिनसे आप एक टॉकिंग इंटरेक्शन नहीं कर सकते, उनके साथ भी आप थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें कोई डायलॉग, जिस तरह आप कह रहे हैं कि टॉक थेरेपी जो कि बायलैटरल या डायलॉग बेस्ड होती है, वो ना भी हो, तो आप इमेज थेरेपी को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे फ्रॉम हिप्नोसिस, डीप स्टेट हिप्नोसिस, कि वहां भी जो हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर्स हैं, they go into the deeper state of subconscious or unconsciousness, and they just do the same apparently as you do in image therapy. What is the differentiating factor? जो ट्रांस में ले जाने का अमल है वो लैंग्वेज का मोहताज है, एक बात। जो सजेशन देती है हिप्नोथेरेपी वो भी लैंग्वेज की मोहताज है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आयरेटिक थेरेपी में सजेशन नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि आयरेटिक थेरेपी जो है वो आपके बेसिक एक्सपीरियंस पर काम करती है। वो बेसिक एक्सपीरियंस जो एक ट्रॉमा बेस्ड एक्सपीरियंस है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस पे काम करती है। और वो एक्सपीरियंस जो है वो रिकॉर्ड है इन आवर, नॉट इन आवर माइंड बट इन आवर ब्रेन, इन द फॉर्म ऑफ predominantly a visual image. जो स्टडीज मैं कोट कर रहा था लाहौर में, जहां आपसे मुलाकात हुई थी, वो स्टडीज अब ये बताती हैं कि इमेज जो है वो माइंड में नहीं है, वो ब्रेन में रिकॉर्डेड है। इसीलिए इसका कनेक्शन हमारी फिजियोलॉजी से डायरेक्ट है, क्योंकि वो ब्रेन में रिकॉर्डेड है। और ये वो थेरेपी है कि जो अगर आप जो पुरानी फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, मैं आपकी इस सारी फिलोसॉफिकल नहीं करना चाहता, लेकिन जो पुरानी डिस्कशन है माइंड बॉडी की, जो डिस्कशन है, उसको ये इमेज उसको ब्रिज करता है उस गैप को, क्योंकि एक एक्सपीरियंस जो है वो ब्रेन में रिकॉर्ड होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इट हैज गॉट its roots in the neurochemistry of brain. It does. Okay. हमें अब कुछ आज की इस गुफ्तगू से मैं एंटिसिपेशन जो मेरी थी वो भी सही साबित हो रही है
कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, मैं लेना चाहूंगा। डॉक्टर सीमा परवेज, आई एम वेरी हैप्पी, शी इज देयर विद अस, शी इज माय टीचर एंड शी हैज गॉट अ क्वेश्चन। जैसे फ्राइड कहता है कि जी ड्रीम्स आर द रॉयल रोड्स टू द अनकॉन्शियस, राइट? सो अब डॉक्टर सीमा जानना चाह रही हैं कि images in dreams और archetypal images in arts etc. वो कैसे कॉन्शियस इमेजरी या आइडेटिक थेरेपी का हिस्सा बनते हैं, आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? जी, पहली बात तो ये कि जो ड्रीम एनालिसिस था फ्रॉइड के यहाँ, वो एक मैकेनिज्म था थ्रू विच द थेरेपिस्ट कुड ट्रेस द अनकॉन्शियस इवेंट्स और अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे जो आइडेटिक थेरेपी में इतने लंबे चौड़े मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ी कभी। अब मुझे इस थेरेपी को इस्तेमाल करते हुए अब नियरली 30 इयर्स हो गए हैं। मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे कोई ड्रीम का एनालिसिस करना है, इसलिए कि जो इमेजरी है वो इमेजरी उन एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड इमेजरी कि जो एक्सपीरियंस आपके किसी डिसऑर्डर का सबब बनते हैं, वो आपके फिंगर टिप्स पे पड़े हैं। अख्तर हसन साहब ने इसके लिए दो बड़े मेजर टेस्ट बनाए थे, एक आइडेटिक पेरेंट्स टेस्ट था और एक जिसको हम एज प्रोजेक्शन टेस्ट कहते हैं। हमारे जितने डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस हैं वो आइडेटिक पेरेंट्स टेस्ट के थ्रू हम ट्रेस कर लेते हैं, और जो हमारे अदरवाइज एक्सपीरियंसेज हैं, जो हमारी डे टू डे की रूटीन से जिनका ताल्लुक है, वो एज प्रोजेक्शन टेस्ट के थ्रू हम बड़े आराम से उसको ट्रेस कर लेते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि उस ड्रीम एनालिसिस की हमें जरूरत नहीं पड़ी। जो डॉक्टर सीमा का दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा है वो ये कि जो हमारे आर्किटाइपल इमेजेस हैं, कल्चरल इमेजेस हैं, हमारी वो इमेजेस हैं जिसका ताल्लुक ह्यूमन रेस से है। अख्तर हसन साहब ने इसको अपने कुछ काम में, जो उनकी माइथोलॉजी पे उनका काम है, उसमें उन्होंने उसको हाईलाइट किया है। उस पर हम बड़ी डिटेल से बात कर सकते हैं। अख्तर हसन साहब ने मुख्तलिफ जो मिथिकल कैरेक्टर्स हैं उनके हवाले से इस बात को आइडेंटिफाई किया है कि वो मिथिकल कैरेक्टर्स जो हैं आज हमारी लाइफ में कैसे रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पे उनकी पूरी बुक है ट्रोजन हॉर्स पे, उनकी पूरी बुक है गणेश पे, इस तरह के जो फिर उनकी एक पूरी बुक है एफ्रोडाइटी पे, और ये जो हमारा आज करंट फेमिनिज्म है इस पर। तो उन्होंने इन मिथ्स को भी रीइंटरप्रेट किया है अपनी इस इमेज थेरेपी के डोमेन में रहते हुए। So these archetypal images have been addressed aptly and in Aptly, detail. but he doesn't call them archetypal images. Okay, that's a separate debate. That's a separate debate. But that's a maybe a matter of language or terminology का फर्क है। टर्मिनोलॉजी का फर्क है, तो वो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, मैं साथ साथ मेरे अपने क्वेश्चंस हैं ढेर सारे, वो तो मैं आपसे कर ही लूंगा, लेकिन हमारे साथ अरूज नजम साकिब हैं, वो पूछना चाह रही हैं, हाउ मच इफेक्टिव एडिटिक थेरेपी इज फॉर स्पेशल चिल्ड्रन? कैन डॉक्टर अख्तर शेयर सम एग्जांपल्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस? I mean, this was a separate program. number of examples. यानी मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि मेरी और मेरी जो बेटर और स्ट्रॉन्गर हाफ हैं शाजिया, उनकी पीएचडी जो है, पीएचडीज हम दोनों की वो इसी पे है। वो मॉडल इमेज आइडेटिक इमेजरी का वो मॉडल के जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जो लोग हैं उन पर बेस्ड है, जिसको हम आइडेटिक मॉडल ऑफ ग्रोथ कहते हैं। हमने इसमें जो एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट किया है वो ये कि नॉन वर्बल्स के साथ थेरेपी कैसे कर सकते हैं, ऑटिज्म में जो लोग हैं उनके साथ कैसे कर सकते हैं, जो मल्टीपल डायग्नोसिस हैं उनके साथ कैसे कर सकते हैं। तो वो नंबर ऑफ केसेस हैं। ये सवाल जिन्होंने किया, इनका नाम दोबारा बताइए मुझे। ये हमारी जमात हैं अरूज नजम साकिब। हाँ, तो उरूज अगर हमसे कभी डायरेक्टली हमसे बात करेंगी तो हम उरूज को ये बताएंगे कि मिसाल के तौर पर अटैचमेंट इश्यूज उन लोगों के जो उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ डायग्नोसिस होता है, उनके अटैचमेंट इश्यूज को हमने कैसे एड्रेस किया है।
वालिदैन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स के इशू को कैसे एड्रेस किया है, खुदा न खास्ता कोई अब्यूज की कोई सूरत है तो उसको कैसे किया है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में उसको कैसे किया है, ADHD के केसेस को कैसे किया है। तो ये एक बहुत तवील काम है हमने जो पिछले 10, 15, 18, 19 सालों में किया है। एक और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपकी प्रोफाइल में, आपके बायो में EMG के हवाले से है। अगर मुख्तसरन आप आइडेटिक मॉडल ऑफ ग्रोथ, eidetic model of growth, what is it all about, before we move on to certain questions related to our contemporary situation, थोड़ा सा EMG के मुतालिक बताइएगा। ये आइडेटिक मॉडल ऑफ ग्रोथ है। इसको ये आइडेटिक थेरेपी का वो मॉडल है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जो लोग हैं उनके लिए डिजाइन किया है हमने। ये बेसिक थ्योरी अख्तर हसन साहब की है, लेकिन इसकी टेक्निक्स हमने बनाई है और हमने इसको ऐसे बनाया है कि अगर हम थेरेपिस्ट डायरेक्टली भी अवेलेबल ना हो इंडिविजुअल को, जैसे कि बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं वहाँ पे बाज़ औक़ात थेरेपी के लिए हमने ले थेरेपिस्ट भी यूज किया है। ले थेरेपिस्ट से मुराद वो जो स्टाफ ऑन ग्राउंड है उनको ट्रेनिंग दे के हमने उनको थेरेप्यूटिक रीजंस के लिए इस्तेमाल किया है। उसमें इमोशनल रीजंस हैं, उसमें एक्सपीरियंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें अटैचमेंट के इश्यूज हैं, तो उस पर्पस के लिए भी हमने इसको इस्तेमाल किया, तो उसको हम आइडेटिक मॉडल ऑफ ग्रोथ कहते हैं। इसके साथ साथ एक जो इंडिविजुअल है विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, विद ऑटिज्म, विद ADHD, आपने देखा होगा कि इनका एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है एनवायरनमेंट के साथ। स्कूल में स्कूल के डिसिप्लिन के साथ इनको प्रॉब्लम्स होते हैं, स्कूल के एनवायरनमेंट के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, स्कूल का जो डिसिप्लिन होता है उसको ये रिएक्ट करते हैं, वहां पे जो और लोग मौजूद हैं उनको रिएक्ट करते हैं। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने का एक मैकेनिज्म भी है इसमें। जबरदस्त। So far basic postulates of image therapy we have been able to discuss. Now let's move on to something a bit more contemporary, a bit more relevant to all of us. Uneven circumstances, जिंदगी के नामुसाद हालात, नाकामियों, ब्रेकअप्स, फेलियर्स, इन सब से हम सब जिंदगी के हर मरहले में गुजरते हैं। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस भी हमें होते हैं, लॉस ऑफ लव्ड वंस, that is there in our lives as well. कब कोई एक तकलीफ दे तजुर्बा, ट्रॉमा, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे हम PTSD known to everyone, कब हम पैथोलॉजी डेवलप कर लेते हैं आफ्टर गोइंग थ्रू और व्हाइल गोइंग थ्रू एनी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ? आपके जहन में PTSD की जो डेफिनेशन है वो मौजूद है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस के जो पेनफुल होता है इमोशनली, फिजिकली, वो एक्सपीरियंस आइडेटिक थ्योरी में हम अपने 5 सेंसेस से उसको फील करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला इनपुट जो है उस एक्सपीरियंस का वो सेंसरी होता है। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, महसूस करते हैं अपनी स्किन पे, अपने कानों में, अपने आंखों से देखते हैं किसी वाक़े को। ये सेंसरी इनपुट होता है उस वाक़े का। अच्छा, इसीलिए जो अख्तर हसन साहब के यहाँ इमेजरी है वो सिर्फ विजुअल नहीं है, वो इट कैन बी ऑडिटरी, इट कैन बी टैक्टाइल, इट कैन बी गस्टेटरी। तो वो किसी भी तरह की, पांचों में से किसी भी तरह की सेंस पे बेस्ड हो सकती है इमेजरी जो है। ये जब ये सेंसरी इनपुट जाता है तो सबसे पहली चीज जो अफेक्ट होती है वो आपकी या किसी भी इंसान की बॉडी है, फिजियोलॉजी है। हम कोई आवाज सुनते हैं तो दिल एकदम तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है और हम एकदम चौंकते हैं, एक स्टार्टल्ड रिस्पॉन्स देते हैं।
और एकदम हम पूरी बॉडी हिलना शुरू हो जाती है, कांपना शुरू कर देती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। तो ये रिस्पॉन्स है उस सेंसरी इनपुट को कि जो हमने अपनी इन 5 में से किसी एक सेंस के थ्रू हमने उसको महसूस किया है। अब बॉडी उस पर रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है। बॉडी की इस स्टेट में के इन्फ्लुएंस में हम इसको मीनिंग देते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको जो 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 मॉडल्स हैं साइकोथेरेपी के, उनके हवाले से मैं देखूं तो मैं ये कहूंगा कि पहली चीज जो है वो इमेज है, दूसरी चीज जो है वो फिजियोलॉजी है या बॉडी है, और तीसरी चीज हमारे कॉग्निशंस हैं। कोई वाकया होता है, उसकी सबसे पहले उसकी सेंसरी इनपुट होती है, उसके बाद उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन के इन्फ्लुएंस में हम उसके अराउंड एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। अगर जो बॉडी की स्टेट है वो डिटरमिन करती है कि हम उसके बारे में क्या सोचेंगे, हम उसके बारे में क्या मीनिंग डिराइव करेंगे, हम उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ये बॉडी की कंडीशन डिटरमिन करती है। अच्छा, अब मामला सारा शुरू हो रहा है उस सेंसरी इनपुट से कि जिससे ये सारे प्रोसेस का आगाज हुआ है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है बॉडी पर, और उसके इन्फ्लुएंस में हमने कुछ मीनिंग ड्रॉ किया है, थॉट्स आए। अब मामला ये हो गया साइकोथेरेपी में कि बिहेवियरिज्म ने बॉडी को पकड़ लिया है कि अगर मुझे हाइपर वेंटिलेशन हो रही है, मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, पैल्पिटेशन हो रही है, तो बिहेवियरिज्म ने मामला वहां पे पकड़ लिया है। जो कॉग्निटिव मॉडल है उसने थॉट्स पर आकर मामला पकड़ा है कि वो थॉट्स को ऑल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बेसिक एक्सपीरियंस है वो ना तो वो थॉट्स में रिकॉर्डेड है, ना वो फिजियोलॉजी में रिकॉर्डेड है, वो आपके सेंसरी इनपुट में रिकॉर्डेड है। आप जब किसी ट्रॉमा की बात करें, मिसाल के तौर पर अभी पाकिस्तान बड़े टर्मोइल से गुजरा है, या बम धमाके हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, खुदा न खास्ता आप किसी पर्सनल एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, आपका किसी से कुछ डायलॉग हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कोई डिसएग्रीमेंट होता है, वो सारी चीजें अगर आप नोट करेंगे तो वो एक वीडियो की सूरत में आपके माइंड में रिवॉल्व करती हैं। जब वो माइंड में रिवॉल्व करती हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी बॉडी अपटाइट हो जाती है, आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर वहां से नेगेटिव थॉट्स शुरू होते हैं। आपसे कोई बात करना चाहे किसी ना पसंदीदा तकलीफ दे तजर्बे के बारे में, तो आप कहते हैं यार छोड़ दो यार, अब मुझसे उस मौजू पे बात नहीं होती, क्योंकि बात होती है तो वो सारी बातें मुझे याद आती हैं। उनको आप टेक्निकली फ्लैशबैक्स कहते हैं। वो बातें याद आती हैं, जब वो बातें याद आती हैं तो तकलीफ होती है। आप मुझ पर जरा मेहरबानी फरमाइए, वो बातें मेरे साथ ना करें। तो वो ना करें जी जी, नमक पाशी ना करें। तो ये जो जिस सेंसरी इनपुट की वजह से ये सारी तकलीफ का आगाज हुआ है, मैं आप इतने एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, नॉलेजेबल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सेंसरी इनपुट पूरी थेरेपी में कहीं नहीं है, उसको एड्रेस करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। बाज लोग जब मैं ये बात कहता हूं तो वो फ्रॉइड की एग्जांपल देते हैं कि फ्रॉइड एक्सपीरियंस पे बात करता है। फ्रॉइड एक्सपीरियंस पे बात नहीं करता, फ्रॉइड उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट आपके इड में और सुपर ईगो में है, और उसके लिए जो मैकेनिज्म है वो ये है कि ईगो उसको रिजॉल्व करेगी। ईगो वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, जो कि कॉग्निटिव है अपने एसेंस। तो इन एसेंस जो साइकोएनालिसिस है, इट बिकम्स अ कॉग्निटिव थेरेपी, क्योंकि वहां ईगो काम कर रही है, वो झगड़ा निपटा रही है इड और सुपर ईगो के दरमियान का। तो मेरा इसरार किस बात पे है? मेरा इसरार इस बात पे है कि जहां से ये मामला शुरू हुआ है डिसऑर्डरली पैटर्न का, जो कि
आपका सेंसरी इनपुट है, वो कहाँ है साइकोथेरेपी में। एक दूसरी बात जो है वो ये कि साइकोथेरेपी में जो दूसरी चीज आती है वो आपकी बॉडी है। ट्रॉमा का सबसे पहला इफेक्ट जो है वो आपकी बॉडी पे है। एक बॉडी साइकोथेरेपी के अलावा आपको कोई और थेरेपी ऐसी नहीं मिलती कि जिसमें जो बॉडीली प्रॉब्लम्स हैं, आपके पेन्स हैं, डिफरेंट तरह की एलर्जीज हैं, जो साइकोसोमैटिक्स हैं, उन पर किसी ने क्लेम भी किया हो कि हम इनको एड्रेस कर सकते हैं या कर सकते हैं या करते हैं। वहां ये दो चीजें जो मेरी, जिसको मैं कहता हूं कि ये डिस्टिंक्शन है आइडेटिक थेरेपी की, वो आपको सिर्फ यहां मिलेगी कि एक तो उस बेसिक सेंसरी इनपुट पे काम करना कि जिससे ये सारा प्रोसेस, डिसऑर्डरली प्रोसेस शुरू हुआ था, वो आपको यहाँ मिलेगा, और दूसरे बॉडीली कंडीशंस पर आपको कहीं कोई एम्फोसिस नहीं मिलेगा सिवाय एक बॉडी साइकोथेरेपी के जो बड़ी अपनी इब्तदाई सूरत में है, सिर्फ अमेरिका में है। It is not much known to the practitioners. जी जी practitioners की पूरी कोशिश यही है कि whatever experience we have gone through, let's restructure, revisit our thinking pattern towards them, and to settle either the conflicts or just to come up with a new reality principle or a new cognition on our more strengthening aspect of our thinking processes. Anyway, moving on, हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी आ रहे थे। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प है, मैं इसको अपने क्वेश्चन के साथ जरा मिला लूंगा। वो क्वेश्चन तवील है, अगर मैंने स्क्रीन पे डाल दिया तो आप और मैं छुप जाएंगे उसके पीछे। ये रईस फातिमा ने पूछा है कि जनाब ये बताइए कि क्या आपकी ये इमेज थेरेपी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, माइल्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, ग्रीफ, लॉस, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या ट्रॉमा की तो बात की, जिस पे हम मजीद दोबारा भी बात करेंगे बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ अ टॉपिक। क्या इसके लिए आप जब ये सवाल पढ़ रहे थे तो गालिबन सिग्नल ड्रॉप हो गए और सवाल मिस हो गया, मैं सुन नहीं सका। मैं अभी क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी बिल्कुल है, अब है। अच्छा, रईस फातिमा पूछ रही हैं कि क्या इमेज थेरेपी जो लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, ग्रीफ, लॉस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे जो माइनर टू मॉडरेट लेवल के जो अगर प्रॉब्लम्स हों, क्या उनको एड्रेस करने के लिए भी इमेज थेरेपी काम करती है? इसके लिए जरूरी है कि कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के सेंसरी परसेप्शन बेस्ड इमेजेस होंगे तो बात आगे बढ़ेगी? जी, अख्तर हसन साहब का जो आइडेटिक पेरेंट्स टेस्ट है वो इन कामों के लिए है। ये इश्यूज जो हैं उनके हिसाब से ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में फॉल करते हैं, और इन इश्यूज को लाइक पुअर सेल्फ इमेज है, सेल्फ एस्टीम का इशू है, और ग्रीफ जो है वो देखना पड़ेगा कि वो ग्रीफ जो है उसका सोर्स क्या है। वो ग्रीफ का सोर्स अगर कोई लॉस है तो उसको फिर देखना पड़ेगा। जो असल बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि आइडेटिक थेरेपी जो है वो अलग अलग डिसऑर्डर्स के लिए एक डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफर नहीं करती। जैसे सीबीटी फॉर डिप्रेशन, सीबीटी फॉर एंजाइटी, अब सीबीटी फॉर एंगर, सीबीटी फॉर साइकोसिस, इस तरह से नहीं वो ऑफर करती, क्योंकि वहाँ जो अख्तर हसन साहब के यहाँ जो सबसे अहम बात जो उनके काम को डिफरेंशिएट करती है सीबीटी से और बिहेवियर थेरेपी से, वो ये है कि ये सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक मैकेनिज्म है कि जो आपको हेल्प करता है टू ओवरकम योर एक्सपीरियंस विच कैन प्रोड्यूस एनी डिसऑर्डरली आउटकम, एनी फॉर्म। मिसाल के तौर पर वो साइकोसिस भी प्रोड्यूस कर सकता है, वही एक्सपीरियंस आपके लिए फोबिया प्रोड्यूस कर सकता है, उसी तरह का एक्सपीरियंस आपके लिए डिप्रेशन कॉज कर सकता है। तो अख्तर हसन साहब का जो बेसिक फोकस है वो ये कि एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो कि किसी भी तरह की डिसऑर्डरली मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस कर सकता है, उस एक्सपीरियंस को हैंडल करने का तरीका क्या है। डॉक्टर अख्तर, यहाँ में अपना अगला क्वेश्चन, आपने ये आपका आखिरी जुमला तमहीद बन गया मेरे अगले सवाल की,
मैं पूछना ये चाह रहा था कि हमारी जो सेंसरी परसेप्शंस हैं या सेंसरी डाटा है, दैट इज अ लिमिटलेस अनइंटरप्टेड प्रोसेस, वी आर गोइंग थ्रू इट। क्या इमेज थेरेपी उस वक्त एक इफेक्टिव रोल प्ले करेगी जब मेरी डिसऑर्डरली बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस आनी शुरू हो गई, तब इमेज थेरेपी आई? या इमेज थेरेपी के कुछ असबाक, कुछ लेसन्स ऐसे हैं जो एज अ पॉजिटिव स्टूडेंट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी मैं एक एज अ लाइफ कोच दे सकूं कि दिस इज द डिफरेंस in your imagery or your conscious sensory perceptions, जिसके नतीजे में you will be able to cope with your traumatic circumstances better than before? देखिए, एक तो हो गया ना प्रॉपरली डिफाइंड डिसऑर्डर, उसको तो हमने साइड, आपके सवाल ने साइड पे कर दिया, उसको तो आपके सवाल ने साइड पे कर दिया। एक ऐसा आदमी जो साइकोलॉजिस्ट के पास जिसको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, एक ऐसा आदमी, जी, एक ऐसा आदमी जो एक स्टूडेंट है। आप हैं, आप बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस देते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन में अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करना चाहते हैं, ठीक है। एक स्पोर्ट्समैन है, वो 70-80 हजार आदमियों के सामने बैटिंग करने जा रहा है। अच्छा, ठीक है। ये अच्छा, एक आर्टिस्ट है जिसने स्टेज पे परफॉर्म करना है, उसने किसी रिकॉर्डिंग करनी है। एक स्टूडेंट है, उसने कल इंटरव्यू वाइवा देना है। एक जॉब सीकर है, उसने जॉब के लिए इंटरव्यू देना है। अब ये तो वो इशू है कि जो आने वाले कल से मुताल्लिक है, उसका कोई ताल्लुक पास से नहीं है। ये एक और डिफरेंस है जो हम साइकोएनालिसिस के साथ यहाँ आइडेंटिक थेरेपी का ड्रॉ कर सकते हैं। वो ये देखिए, चाहे वो अख्तर हसन साहब ने जो आइडेंटिक इमेज की तारीफ की है कि वो एक ऐसा सेंसरी इनपुट के जिसका ताल्लुक आपके पास्ट एक्सपीरियंस से होता है, लेकिन उसका ताल्लुक आपके फ्यूचर एक्सपीरियंस से भी होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं तो वो इसको कंफर्म करेंगे, इसको सेकंड करेंगे कि वो जब ये देखते हैं कि कल सुबह उनका वाइवा है, तो उनके जहन में एक्चुअली अपने एग्जामिनर्स का इमेज बन रहा होता है। सींग सींग निकले होते हैं, सींग सींग निकले होते हैं, दांतों से खून टपक रहा होता है, और वो ये, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे विजुअलाइज। अब इसी से डरते हैं वो। आप चाहे ना भी आप इसको एक एक्टिवली करें, मगर अगर आप जा रहे हैं सुबह कहीं पढ़ाने के लिए, तो आपके जहन में वो विजन आता है उस जगह का, चाहे आपने वो जगह ना भी देखी हो, तब भी विजन आता है कि आप वहां परफॉर्म कर रहे हैं, आप टीच कर रहे हैं, आपने इस तरह से परफॉर्म करना है, उस तरह से परफॉर्म करना है। अब इस बात को रिसर्च ने कंफर्म कर दिया है कि वो स्पोर्ट्समैन कि जो अपनी शॉट को पहले विजुअलाइज करता है, उसमें दो चीजें आती हैं। एक प्रिसिजन आती है, उसकी शॉट में प्रिसिजन आती है। ये चूंकि गोल्फर्स पे किया गया है ज्यादा ये रिसर्चेस, तो इसलिए मैं आपको वो मिसाल दे रहा हूँ। एक उनकी काम में, उनकी परफॉर्मेंस में प्रिसिजन आती है एक, और दूसरी चीज जो आती है वो ये कि परफॉर्मेंस का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। अब अगर आपने कल आपने कहीं परफॉर्म करना है, तो आपको आइडेंटिक थेरेपिस्ट जो है वो आपको ये कहेगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस को विजुअलाइज करें। तो नेक्स्ट डे व्हेन यू गो and perform, you will perform with a lower level of stress and with more precision. So आपकी performance भी enhance होगी और आपका stress भी reduce होगा। अब ये लाइफ लॉन्ग है, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आपने जिंदगी में जो कुछ भी करना है, ये आपके साथ साथ चलता है। अच्छा, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि हम प्री विजुअलाइज कर सकते हैं? जी जी जी। अब आपने जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी आपने करना है, वहां आप आइडेंटिक एक्सपीरियंस को यूज करते हैं। अभी शायद डॉक्टर सीमा का जो एक क्वेश्चन था पहला, उसमें फैंटेसी के बारे में भी पूछा था।
तो मैं फैंटेसी को भी आइडेटिक इमेज समझता हूँ, क्योंकि वो खुद आता है, वो कोई सजेस्ट नहीं करता, वो इमेज कोई सजेस्ट नहीं करता, लाइक द वे हिप्नोथेरेपिस्ट में डू, कि आप ये देखें, फिर आप ना सिर्फ ये कि ये देखें बल्कि ये फील भी करें। तो ये सजेशन है, ये आइडेटिक थेरेपी में ये कुफ्र है, यूं समझिए। अगर वो ये करता है तो वो कुफ्र का इर्तिकाब करता है, उसको वो दायरा इस्लाम से, दायरा आइडेटिक थेरेपी से बाहर निकाल देता है। अच्छा डॉक्टर अख्तर, हम क्वेश्चन भी एक ले लें, ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल, आप ही जो अभी जो बात कर रहे हैं, इसे अगर हम थोड़ा सा इससे मुतालिक लगा मुझे कि कैन इट बी कॉन्शियस एफर्ट which sensory agent we want to use to handle the trauma. For example, on the death of a loved one, the person does not cry but gets withdrawn and numb. Will you call it conscious effort or natural? And maybe how अच्छा चलें, इसे मैं एक सवाल इसमें इजाफा करता हूँ। ये लॉस ऑफ लव्ड वन एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, इससे गुजरते हुए विजुअलाइजेशन की या इमेजरी की इस फैकल्टी को हम कैसे यूज करें टू लेसन द पेन वन गोज थ्रू? देखिए, नमनेस जो है वो आपको मैं याद करा देता हूं, नमनेस जो है वो पीटीएसडी का एक सिम्टम है। अच्छा, नमनेस जो है वो एक नेचुरल वे नहीं है, नेचुरल नॉर्मल वे नहीं है किसी एक्सपीरियंस से कोप करने का, वो पीटीएसडी का एक सिम्टम है, आप जानते हैं। नमनेस का मतलब क्या है? नमनेस का मतलब यह है कि आप अपने एनवायरनमेंट से डिटैच हो गए, जो कुछ वहां हो रहा है आप कॉन्शियसली आप उससे विड्रॉ कर लिया। एग्जैक्टली, ये लफ्ज डॉक्टर सिंह, लेकिन ना ये एक स्कॉलर का सवाल होता है। अच्छा, तो अब जो आइडेटिक थेरेपी है वो इस नमनेस को एड्रेस करती है। आपको मालूम है कि एक टेक्निक है, थेरेप्यूटिक टेक्निक है, जिसका नाम ही है डिसेंसिटाइजेशन। जी जी जी, है ना। जो है जी, अख्तर हसन के यहाँ जो काम है वो सेंसिटाइज करते हैं। ओके, कि आपको वो दिखाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आम हालात में अगर मैं बेरीडमेंट का केस देख रहा हूं तो मैं पूछता हूं कि आपको लव वन की डेथ की इत्तला कब मिली, वफात की इत्तला आपको कब मिली, किसने दी। अब वो उन्होंने पूछा कि कौन सा सेंसरी एजेंट। अब जो सेंसरी एजेंट इन्वॉल्व होगा, मिसाल के तौर पर अगर आपको जो इत्तला है वो टेलीफोन पे मिली है तो अब आपकी ऑडिटरी सेंसेस इन्वॉल्व हैं। अगर आप खुद वहां खड़े हैं, आपके सामने किसी का इंतकाल हुआ है, तो अब विजुअल होगी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा सेंसरी एजेंट जो था वो उस एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व था। अब अगर मैंने कोई बुरा खाना खा लिया है तो वहां टेस्ट बर्ड्स इन्वॉल्व है, वहां पे विजन और ऑडिटरी हमारी जो सेंस है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो जो भी सेंस इन्वॉल्व होगी, बाज़ औक़ात ये मल्टीपल सेंसरी एक्सपीरियंस होता है। आप देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, वहां पे हो सकता है आप कुछ चीजें स्मेल भी कर रहे हो आप जी। तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता कि वो कौन सा सेंसरी एजेंट जो है वहां पे इस्तेमाल होगा। लेकिन जो नमनेस है वो नेचुरल नहीं है, वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है। बच्चा जो है वो खौफ से नम होता है, अदरवाइज वो जिस एनवायरनमेंट में होता है वो उस एनवायरनमेंट में अकॉर्डिंगली फील करता है और बिहेव करता है। ये हम बड़े होके अपने जो पेन, इकोनॉमी ऑफ पेन की वजह से हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं टू कोप विद द स्ट्रेस। जी, डॉक्टर शाहिदा पूछना चाह रही हैं, डू यू थिंक एडिटिक थेरेपी इज एन इफेक्टिव मोड ऑफ थेरेपी टू बी यूज्ड विद ब्लाइंड पीपल? जी, मैंने मेरा कुछ काम है, मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ है एक ऐसे इदारे में कि जहाँ जो ब्लाइंड स्कूल्स थे उनके टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी। उनकी एक सेंस जो है वो इम्पेयर्ड है, विच इज विजुअल, लेकिन वो सुनते हैं। उनके अगर आप ट्रॉमा देखें तो वो
ज्यादातर ऑडिटरी सेंस पे बेस्ड होते हैं। लेकिन ब्लाइंड लोग भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो पैदाइशी ब्लाइंड होते हैं, एक वो जो अपने लेटर स्टेजेस में, लाइफ की लेटर स्टेजेस में ब्लाइंडनेस डेवलप करते हैं। तो ये जो दूसरा ग्रुप है इसमें विजुअल इमेजेस भी होते हैं। जो तीसरी बात है वो ये कि जो अगर आप ब्लाइंड लोगों को भी इंटरव्यू करें तो उनके यहाँ भी कुछ स्केचेस बनते हैं, कुछ ह्योले बनते हैं, कुछ लाइट्स की सूरत बनती है, क्योंकि उनको लाइट की परसेप्शन बहरहाल होती है। अगर वो अंधेरे में हो और वो लाइट में हो तो उनको डिफरेंस फील होता है। तो ये 2, 3, 4 सूरतें हैं मुख्तलिफ लोगों के बारे में जो मैं कह सकता हूँ। एक और सवाल है नूरुन नहार साहब का या साहिबा का, मैं माजूद चाहता हूँ, मैं शायद डिसाइफर ना कर पाऊँ। वो ये कह रहे हैं कि जी बड़ा बेसिक सा सवाल है लेकिन दिलचस्प है तो पूछ लेता हूँ कि if a person has been in an accident, he will not close his eyes to not to experience it. Sorry, I am sorry if this question sounds ridiculous. So how to use the senses more wisely? So maybe हम शायद ये बात कर रहे थे कि प्री एंड पोस्ट मैनेजमेंट ऑफ इमेजरी इज हाउ वी विल बी एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट। अगर तो हमने प्रीएम्प्टिवली यूज करना है तो किसी ऐसे एक्सपीरियंस के लिए अब हम ऑब्वियसली कभी भी हम ड्राइव नहीं करेंगे ये सोचते हुए कि एक्सीडेंट होना होगा और हम इस तरह बचेंगे, सो इट इटसेल्फ इट विल बिकम। लेकिन उनका कहना ये है कि जनाब अगर एक्सपीरियंस नेगेटिव कोई हो रहा है तो हम अपने सेंसेस को शट डाउन तो नहीं कर सकते ना। नहीं करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, और आपने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला कि बेसिकली हम तो कहीं भी डिसेंसिटाइज कर तो करेंगे ही नहीं, हमने तो सेंसिटाइज ही करना है। सेंसिटाइज करना तो बाद में ऐसे ट्रॉमेटिक इमेजेस के साथ आपको यू हैव टू मेक पीस विद दोस इमेजेस एट द एंड ऑफ द डे। एनीवे डॉक्टर साहब, हम जरा वी विल रश अ बिट। हिफ्जा है हमारे साथ, वो शी इज एंजॉयिंग द सेशन एंड शी वांटेड टू आस्क वुडंट एडिटिक memory cause more anxiety rather than reduce it once you, मेरे ख्याल है वो ये पूछना चाह रही है कि आप ट्रीट करवाएंगे और कि जी आपको इत्तला कब मिली, आपको फोन पे मिली, तो you are actually triggering the pain attached to that। ये एक बड़ा बेसिक सवाल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब कोई बुरा तजुर्बा हमारा हो जाए तो हम उस पर कोई बात करना चाहे तो हम उसको रोकते हैं कि यार ना करो, जख्मों पे आपने लफ्ज यूज किए, जख्मों पे नमक ना छिड़को। जबकि होता यह है कि आप जब उस एक्सपीरियंस को देखिए, वो एक्सपीरियंस तो गुजर गया ना, अब वो एक्सपीरियंस होने वाला तो नहीं है, यानी वो फ्यूचर एक्सपीरियंस तो नहीं है, वो पास्ट एक्सपीरियंस है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उस एक्सपीरियंस को अपने कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनाते हुए, उसका पार्ट बनाते हुए डरते हैं। हम उसको ओन नहीं करते उस एक्सपीरियंस को। खुदा न खास्ता किसी की डेथ जो होना थी वो हो गई है, लेकिन हम उस डेथ को डाइजेस्ट नहीं करते। ये जो थेरेपी है ये उसको कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनाने की एक एफर्ट है कि जहां टीचर एक्सपीरियंसेस पड़े हैं वहीं वो एक्सपीरियंस, उसकी मैं मिसाल जो सबसे अच्छी है वो हम बच्चों की देते हैं। एक बच्चे को कोई चोट लग जाए, उसकी किसी से लड़ाई हो जाए, बच्चा रोता हुआ घर आता है और वो उस पर बात करता है, आप उसको चुप करते हैं, चुप कराने की कोशिश करते हैं, मगर बच्चा उस वक्त तक उस पर बात करता रहता है जब तक उसकी वो तकलीफ नेचुरली सबसाइड ना होना शुरू हो जाए। अब हुआ क्या है, उसने उस इमेज को इतना किया है कि उस इमेज का पेन जो है वो एड्रेस कर लिया है उसने, और अब वो काम हो गया है। अब वो एक्सपीरियंस अपना नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो जिस बच्चे से वो लड़के घर में आया था, विद इन फ्यू मिनट्स वो उसी बच्चे के साथ दोबारा खेल रहा, उसकी दोस्ती है। ये और बात है कि बड़े गिरेबां दस्त गिरेबां हुए हों जी, बड़े जो हैं वो शायद बड़े घर में आ जाएंगे, वो इस पे बात नहीं करेंगे, वो रोएंगे नहीं, वो उस कीना को, उस नफरत को, उस बुग़्ज़ को वो ज़हन में रखेंगे। अब क्या हुआ कि बच्चे का ताल्लुक उससे ठीक हो गया जिससे लड़ाई हुई थी। जो बड़े हैं उन्होंने उस एक्सपीरियंस को एड्रेस चूंकि नहीं किया, इसलिए एक इंटरपर्सनल प्रॉब्लम का पंडोरा बॉक्स उन्होंने अपने लिए खोल लिया। तो परवीन शाकिर ने कहा हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा,
क्या फर्क के रगे जा में उतर जाएगा, तो रगे जा में उतार लेते हैं हम, रगे जा में उतार लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और मेरे ख्याल है कि इस पे थोड़ा सा आप जो अभी जवाब दे रहे थे उससे मजीद एस्टेब्लिश करेंगे। इफ अ पर्सन हैज बीन सेक्सुअली हरास्ड and whatever the victim watches like oranges or hears the sound of a door closing, it reminds him of that incident. Can eidetic therapy be effective in that? If so, then explain how shall it help? अब अगर मुझसे आप सीधा सा सादा सा सवाल एक थेरेपिस्ट के तौर पे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि वो देखिए, ट्रॉमा में एक बात है हम जब मेरा इराक का जो एक्सपीरियंस है, ये जो वो लोग के जो वहाँ टेररिज्म की वजह से अफेक्ट हुए थे, फिर ये इस्लामाबाद में भी बहरिया यूनिवर्सिटी में एक ट्रॉमा ट्रीटमेंट यूनिट बना है, अब भी वो गालिबन काम कर रहा होगा। ट्रॉमा के बारे में जो एक मेन बात है वो ये कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, शायद ये मिसाल के तौर पे जब आपको याद है जलजला आया था 2005 में, तो मैं पाकिस्तान में डॉक्टर नजमा नजम उस वक्त हेड कर रही थी वुमेन यूनिवर्सिटी को, तो वहाँ पे एक वर्कशॉप थी, तो वहाँ पे हमने एक क्लाइंट देखा। अब वो जो स्टूडेंट उनको हैंडल कर रही थी वो ये देख रही थी कि जलजला आया, घर गिरा और सब काम हो गया, तो वो वहाँ कहीं उसमें ट्रॉमा ढूंढ रही थी। अच्छा, बहुत ज्यादा इफेक्ट था और पीटीएसडी के सीवियर सिम्टम्स थे, लेकिन वो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने जब उन साहब को देखा तो मैंने वो सारा एक्सपीरियंस रीलिव कराया। अच्छा, अब वो उसमें क्या हुआ, सुबह का वक्त था, जलजला आया, घर गिर गया, कोई खुदा न खास्ता कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई जख्मी नहीं हुआ, वो उन्होंने अपने बच्चे निकाले, घर बाहर सारा लिया, और वो मेन रोड से कोई 5-6 मील दूर रहते थे, वहां से वो मेन रोड पे आ गए। जब वो मेन रोड पे आ गए तो शाम का वक्त हो गया, सूरज ढलना शुरू हो गया, और अब वो इस इंतजार में थे कि इमदाद आए, कहीं से कोई खाना पीना आए तो हम बच्चों को खिलाएं, सुबह से भूखे थे। तो उनको दूर से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, तो उन्होंने देखा कि शायद इमदाद आ गई है, तो वो उठ के सड़क पे आ गए ताकि उनको उस ट्रक को वो रोक सकें। ट्रक करीब आया और वो ट्रक ने अपनी स्पीड कम करना शुरू की, तो ये लोग ट्रक की जो पिछला हिस्सा था उसकी तरफ आए ताकि वहां से वो कुछ ले सकें, लेकिन जैसे ही वो लोग पीछे आए तो ट्रक ने एकदम रफ्तार बढ़ा दी और वो वहां से निकल गया। वो आगे के जो इलाके थे वहां तक इमदाद पहुंचाना चाह रहे थे इनिशियली, क्योंकि वहां तक इमदाद नहीं पहुंच रही थी। जैसे ही वो the moment this truck left, he collapsed. अब यानी मैं जो इशू बताना चाह रहा हूँ वो ये, क्योंकि उस सवाल में ये पूछा गया था कि क्या वो विजुअलाइज करें। मुझे नहीं पता कि किसी भी एक पूरे इंसिडेंट में ट्रॉमा कहाँ है। मैं एक आउटसाइडर के तौर पे मैं लाख थेरेपिस्ट बनूं, मुझे नहीं पता कि वो ट्रॉमा घर गिरने में है, खुदा न खास्ता किसी के चोट लगने में है, या वो जो ट्रक आगे चला गया जिसपे वो बैंक कर रहे थे कि वहां से इमदाद आएगी है, मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा, और वो बेबसी जो है वो है ट्रॉमा। इंस्टेड ऑफ जलजला, इंस्टेड ऑफ घर का गिरना, कुछ भी ट्रॉमा नहीं है, मगर उस बेबसी में अब क्या होगा, वो ट्रॉमा था। यहाँ डॉक्टर अख्तर, यहाँ मैं एक सवाल करूंगा कि ये तो चलिए एक ठीक है, वो जलजले के बाद की एक सिनेरियो में उनका ट्रॉमा या एक्सट्रीम ट्रॉमेटिक जो एक्सपीरियंस था वो उन्हें हुआ, लेकिन कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं जो एट लेंथ में भी बहुत अरसे तक हम उनसे गुजर रहे होते हैं। जैसे भी आपने इराक का जिक्र किया, अगर कोई किसी टॉर्चर सेल में है रहा हो, या जिस तरह अभी सुंदर ने बात की, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट या असॉल्ट का कोई एक्सपीरियंस हो, सो मे बी इट्स अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। आपका तजुर्बा क्या बताता है कि ट्रॉमा कहीं
किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस के अंदर होता है, या किसी एक तवील दौरानिए का एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है? आपने ये इतना अहम सवाल किया है। देखिए, वो ट्रॉमा के जो हमारे रीजन के लोगों ने सफर किया है इस टेररिज्म के नतीजे में, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में कोई 80 अर्ली 80s से जो काम शुरू हुआ था, आप सोचिए कि वो 30 साल चला। ठीक है। इराक में ये काम जो है 90s से शुरू हुआ था और 2003 के बाद वो एग्रेवेट हो गया और आज तक चल रहा है। मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये है कि DSM-5 में जो PTSD की डेफिनेशन है वो हमारे ट्रॉमा को डिस्क्राइब नहीं करती। ठीक है। मिसाल के तौर पर ट्रॉमा में, PTSD में एक सिम्टम है कि द इंडिविजुअल फील्स दैट द होल एक्सपीरियंस वुड रिकर इटसेल्फ, इट वुड रिपीट इटसेल्फ। हमारे लिए तो ये सिम्टम नहीं थी, हमारे लिए तो ये रियलिटी थी कि जो कुछ आज हो रहा था वही कल हो रहा था, वही परसों हो रहा था, एंड इट वाज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर 30 और मोर देन 30 इयर्स। ठीक है। तो हमारे लिए तो जो DSM-5 का PTSD का क्राइटेरिया है वो हमारी सिचुएशन को डिस्क्राइब ही नहीं करता, पहली बात। अच्छा, जो दूसरी एक टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है कोई पिछले, कॉम्प्लेक्स PTSD, ये गालिबन अर्ली 2000 में इंट्रोड्यूस कराई है। वो ये कि अगर एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन जो है वो प्रोलॉन्ग कर जाए तो उसको आपने PTSD नहीं कहना, उसको आपने कॉम्प्लेक्स PTSD कहना है। ये ICD में उन्होंने इंक्लूड किया है, मगर DSM में अभी तक जी। ठीक है। अच्छा, अगर आप वो कॉम्प्लेक्स PTSD को भी उठा के देखिए तो वो लगता है कि हमारे ट्रॉमा की निस्बत की कंपैरिजन में वो मजाक है। वो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है, एक स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट का इशू है, एक अब्यूसिव रिलेशनशिप है, वो उसको डिस्क्राइब करता है। ये जो मैं एक दफा, अगर आप इजाजत दें तो मैं 1 मिनट में एक कॉन्फ्रेंस थी यहाँ लेस्टर में, वो कॉन्फ्रेंस थी कि जो PTSD इन वॉर जोन्स पे थी वो, वहां पे एक इराकी प्रोफेसर आए हुए थे। उन्होंने ये कहा कि इराक के मुख्तलिफ हिस्सों में जो PTSD का रेशो है वो 50 to 70% है। रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट के प्रेसिडेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने उनके बाद खिताब फरमाया और उनका कि दिस इज नॉनसेंस, अटरली नॉनसेंस, 50 to 70% PTSD इज अटरली नॉनसेंस। अगले सेशन में मेरी प्रेजेंटेशन थी तो मैंने उनसे उनकी खिदमत में अर्ज किया कि ये लेस्टर के इस 5-स्टार होटल के इस जबरदस्त हॉल में बैठ के ये कहना बहुत आसान है कि 50 to 70% PTSD इज नॉनसेंस। आप जाइए जरा इराक की सूरत हाल देखिए। मैं इत्तेफाक से देख के आया हुआ था। मैं अपने आप को ये समझता था कि मैंने बड़े लोगों के बड़ी इंटेंस सिचुएशंस देखी हुई हैं, उनमें लोगों को हेल्प किया हुआ है। तो अब कभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जिसमें मुझे अपना आप हैंडल करना मुश्किल हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, इतराफ करता हूँ कि इराक की सूरत हाल देखते हुए इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर माई सेल्फ। जो लोग वहाँ काम कर रहे थे कैंप्स में, उनको सपोर्ट करना वाज, आई थिंक, इतनी सेटिस्फेक्शन मुझे पूरे करियर में कभी नहीं मिली जितनी वहाँ मिली है कि कुछ लोगों के लिए हमने कुछ रिलीफ का बंदोबस्त किया है। और मेरे लिए दिल में जितना एहतराम उन लोगों के लिए है जो वहाँ काम कर रहे थे इन लोगों के साथ, मैं आज तक वो नहीं भूल सका सिचुएशन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन है हमारे रीजन की, इसको कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्क्राइब नहीं करता। कहना मैं एक और बात से चाहता हूँ कि
ये साइंस का काम है कि वो इमर्जिंग ह्यूमन कंडीशन के लिए नई टर्म्स बनाए। ये ह्यूमन कंडीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो एग्जिस्टिंग साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में फिट इन हो। हम्म, बहुत उम्दा बात। इसे ठीक है, जरा मुकर्रर कर दीजिए। मैं, हाँ देखिए ना, एक एक पीटीएसडी है, एक 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 ह्यूमन कंडीशन है, हम सब एक पीटीएसडी आपने बहुत एहसान किया और कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी बना दिया। तो जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम उसमें फिट इन ना करें, नहीं होते, नहीं होते, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के हद से उठा के आप वो वायरस और बैक्टीरिया ना ढूंढें, नहीं बल्कि ढूंढेंगे आप। अदरवाइज। जी, आपको इस सिचुएशन को देखना पड़ेगा, आपको इस सिचुएशन को समझना पड़ेगा। ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, ये अब्यूसिव रिलेशनशिप नहीं है। सीरिया की सूरत हाल देखिए, मेरे दोस्त वहाँ हैं, मैं जानता हूँ, मेरे छोटे भाई काम करते रहे हैं इराक में। मुझे फिर खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इस सारी सिचुएशन का। जब आबादियों की आबादियां उड़ जाएं, वो जगह पहचानी ना जाएं, उस वक्त वो ये एक बच्चा टर्की के उस पे बीच पे मिला था, उसका बच्चे का नाम था अब्दुल्ला कुर्ती, उस इलान कुर्ती, उस बच्चे के वालिद का नाम था अब्दुल्ला कुर्ती। ये सारे सीरियन माइग्रेंट्स थे जो बोट के जरिए सी को ट्रेवल करते हुए कहीं पहुंचने की, यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कोई पूछे उस अब्दुल्ला कुर्ती से जिसका बच्चा वहां मिला था कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थे कि जिनमें वो मजबूर हुआ अपने होमलैंड को छोड़ने पर। होमलैंड छोड़ना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। देखिए ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बेतहाशा हमारी तरह के लोग बैठे हैं, फॉरेनर्स मुख्तलिफ मुल्कों में। वो अपने अपने घर छोड़ के आए हैं, अपनी चॉइस से आए हुए हैं, लेकिन जो इमोशनल स्ट्रेन हम एक्सपीरियंस करते हैं वो शायद लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। ये उन लोगों की कैफियत है जिनके घर बार खैरियत से हैं, फैमिलीज ठीक हैं, अपनी चॉइस से आए हुए हैं, सोचते हैं कि यहाँ रहना बेहतर है, प्रोफेशनल गेन्स हैं, फाइनेंशियल गेन्स हैं, उनकी ये हालत है। लेट अलोन दोज पीपल हु हैड टू लीव देयर होमलैंड। some of them were doing so well back home, but they had to leave everything behind, and they had to travel through sea, and they put their lives, their children's life, their family's life at risk. और हम ये कह रहे हैं कि ये पीटीएसडी भी नहीं है, क्योंकि ये उनका जो सो कॉल्ड क्राइटेरिया है उसको वो फुलफिल नहीं करता, और ये नॉनसेंस है। तो देन I take an exception. Anyway, हम थोड़ा सा ये सवाल मेरा भी था, हिबा जिंजुआ भी पूछ रही हैं कि how it can be effective for current situation. We are locked down. We are seeing a situation. We are going through a situation which was never anticipated before. और यकीनन अब हमारी इसमें involved हैं, तो how to come up with a preventive approach while relying upon image therapy. एक तो आपका सवाल थोड़ा सा उसमें सिग्नल ड्रॉप हुआ जब आप सवाल दोहरा रहे थे, लेकिन जो कुछ मैं समझ पाया उसकी बुनियाद पे मैं ये अर्ज करता हूँ कि हाँ, देखिए जो करंट सिचुएशन है उसमें दो तीन सूरत हाल है, दो तीन मुख्तलिफ तरह की सूरतें। एक तो वो लोग के जो खुद अफेक्टेड हैं कोविड-19 से, एक वो लोग हैं जिनके कुछ जानने वाले दोस्त अहबाब अफेक्टेड हैं इससे, एक वो लोग हैं जिनको फियर है कि उनको हो ना जाए, और तीसरी तरह के वो लोग हैं, चौथी तरह के, कि जिनको ये गुमान है कि पोस्ट कोविड-19 जो वर्ल्ड है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द प्री कोविड-19 वर्ल्ड। अब ये चार मुख्तलिफ तरह की ये जो चौथी फॉर्म है वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की फॉर्म है कि आपका जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, आपकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, आपकी जो लाइफ के जो दीगर चीजें हैं वो वैसे नहीं रहेंगी जैसे पहले थी। वो लोग के जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, जिनको हम देख रहे हैं अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं,
वो एक्चुअली किसी प्री मॉर्बिड कंडीशन की वजह से ऐसा फील करते हैं। एक मेजॉरिटी में एक प्री मॉर्बिड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की सिचुएशन है उनमें, पहले से थी। टेंडेंसी कोविड-19 ने उनको उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को एग्रेवेट किया है। ऐसी सूरत में मैं ये कर रहा हूं कि मैं जरा पीछे जा रहा हूं और वो एक्सपीरियंसेस के जो वहां पड़े हुए थे और अनएड्रेस थे, उनको एड्रेस कर रहा हूं। ये तो एक सूरत है। जो प्योर स्ट्रेस है कि कहीं हो ना जाए, इसमें भी उमूमन मुझे जो टेंडेंसी नजर आई है अब तक, क्योंकि एक नई सिचुएशन है, इसके बारे में कोई बात सर्टेनिटी के साथ नहीं कही जा सकती और अभी तक नहीं कही गई। वहां पर भी ये सूरत हाल है कि एक स्ट्रेस की तरफ प्रोन लोग थे, ऑलरेडी वो लोग थे कि जिनको हम कहते हैं कि ये एक सब क्लिनिकल एंजाइटी के फीचर्स उनमें नुमाया थे। तो वहां जनरली हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको एक सपोर्टिव साइकोथेरेपी के जरिए हेल्प करें, रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस, कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल की चीजें, इस तरह से। जो असल इशू है जिसकी तरफ तो शायद आपने भी इशारा किया कि जो लाइफ आफ्टर दिस फेज, वो एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। इस पे मेरा ख्याल है ज्यादातर इसकी वजह जो है वो ये है कि हमें अभी तक कुछ पता नहीं है इसके बारे में। हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कंट्राडिक्टरी है। रोजाना मीडिया हमें कुछ बताता है और हमारे पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। अब तक इस मर्ज के बारे में कोई बात यकीनी तौर पे नहीं कही गई, नहीं कही जा सकी कि ये इसके लिए कोई दवा है, नहीं है, इसके लिए कोई वैक्सीन है, नहीं है, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है या ये एक आउटब्रेक है, इसकी पॉसिबल रीजंस क्या हैं। तो जिस दिन हमें इन सवालों के जवाब मिले, जो कि मिलेंगे, आई एम क्वाइट होपफुल कि वो मिलेंगे, ये सिचुएशन एड्रेस होगी। मेरा आखिरी सवाल फिर दोबारा कोविड के हवाले से ही होगा, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सवाल है फातिमा का। अगर आप पढ़ सकें स्क्रीन पे तो इट विल बी इजी फॉर यू। वो कह रही है कि जी अगर कोई ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जिसके बाद बंदा अजीम शायर बन जाए या अजीम तात बन जाए या पेटर बन जाए, हो सकता है यानी कि आप किसी तकलीफ से गुजरते हुए आपकी कोई जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो बेदार हो जाए और तख्लीकी सौते जो कभी खुश्क हो वो रवा दवा हो जाए। तो और उसके साथ साथ ट्रॉमा भी हो, यानी ये दैट मे बी ये क्या ये डुअलिटी कोई आपने एक्सपीरियंस की? जी जी, बहुत है, आपको नजर आती है अपने। मिसाल के तौर पे मुझसे अभी मैं एक किताब भी मैंने खत्म की है, ट्रम्प ऑन काउच। ट्रम्प ऑन काउच ये एक साइको एनालिस्ट हैं अमेरिका के। ये मेलेनी क्लाइन का तरीका जो अप्लाइड साइको एनालिसिस है वो यूज करते हैं और उन्होंने ट्रम्प साहब का एनालिसिस किया है। इससे पहले वो ओबामा साहब का भी कर चुके थे और उससे पहले वो बुश साहब का भी कर चुके थे। अच्छा, तो मैं ये देख रहा था कि ये क्या है। आपको मालूम है कि इससे पहले हिटलर का हो चुका है, इससे पहले स्टालिन का हो चुका है, इससे पहले सद्दाम हुसैन का हो चुका है। मैंने अपने कुछ आर्टिकल्स में उनकी तरफ रेफरेंस भी दिया है। अच्छा, अब ये आप कहते हैं कि ये साहब ये मेंटल हेल्थ है इन लोगों की, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से इन्होंने ये सारे इतनी बड़ी बड़ी एट्रोसिटीज जो हैं वो कमिट की हैं। मुझे फिर ऐसे में याद आते हैं, मिसाल के तौर पे नीत्शे साहब याद आते हैं। अगर आप उनके डिसऑर्डर्स की लिस्ट उठाएं तो वो इतनी लंबी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इस अहद का वो सबसे बड़ा फलसफी है। मुझे वो आप मेरी बात पे हो सकता है हंसें, मुझे वो वेस्ट की सड़कों, मोहल्लों, गलियों में चलता नजर आता है, नीचे नजर आता है। को हो सकता है उन्होंने ना पढ़ा हो और नहीं पढ़ा होगा,
लेकिन जो कुछ वो कह रहा था वो मुझे यहाँ नजर आता है अपने कि सामने, चलते फिरते खाके मिल जाते चलते फिरते खाके नजर आते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप उनकी लिस्ट उठाइए डिसऑर्डर्स की, तो वो एक ना खत्म होने वाली लिस्ट है, ना खत्म होने वाली लिस्ट है। इसी तरह से जो हिटलर का एनालिसिस जिन लोगों ने किया है वो एक ना खत्म होने वाली लिस्ट है। मैं बहुत मद्दाह हूँ, आप जानते हैं, एरिक फ्रॉम का, लेकिन एरिक फ्रॉम की जो किताब है उसमें पूरा चैप्टर है हिटलर के एनालिसिस पे। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि इस तरह का एनालिसिस जो है वो आपको कुछ नहीं बताता। असल बात यह है, तीन चार चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा आपको। एक ये कि इंसान की जो फंक्शनिंग है वो कैसी है, एक चाहे उसमें सिम्टम्स हैं या नहीं है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग कैसी है, अपनी सेल्फ केयर कैसी है, तो दूसरे इंसानों के साथ उसके ताल्लुकात कैसे हैं, तीन, और वो अपनी ग्रोथ के लिए क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। ये वो 4 पॉइंट्स हैं जिन पर मैं ये समझता हूं कि आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक मरीज आदमी में और एक क्रिएटिव आदमी में। हो सकता है, मिसाल के तौर पर कौन कह सकता है कि मीरा जी के कोई बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, कौन कह सकता है? कौन कह सकता है कि मीर तकी मीर के बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे? मीर तकी मीर के बारे में तो एक साहब ने कहा कि वो अगर होते उस वक्त मीर के जमाने में तो वो उनका ऐसे 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 इलाज करते। तो मुझसे किसी ने उनके इस आर्टिकल पर राय पूछी कि आपकी क्या राय है, तो मैंने कहा कि शुक्र है ये उस जमाने में ना हुए, अगर ना मीर का इलाज होता ना मीर शायरी कर पाते। अच्छा, ये आप तो जब आप ये जवाब दे रहे थे ये सवाल मेरे जहन में तश्कील पा रहा था, मैंने कहा पूछ लूं, क्या जैसे फातिमा ने कहा अगर ये डुअलिटी है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है जिसने, और वो आपने देखा होगा अलमिया और तरबिया की एक बहस है, अरस्तू ने अलमिया को, ट्रेजेडी को, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हैं जो कि मास्टरपीसेस हैं, तो स्टेज ड्रामों का फकड़पन चले मजा भी है, यूसुफी साहब भी चले मजाक कर, लेकिन आप देखिए कि मास्टरपीसेस जो हैं वो ट्रेजेडी पे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से कोई गुजरा और शायर बन गया, या उसकी शायरी नमू पा गई, बहुत उम्दा हो गई, उसमें गहराई आ गई, कल आपने उसका इमेज थेरेपी करके उसके ट्रॉमे से उसको सेंसिटाइज कर दिया, तो क्या उसकी जो एक्सीलेंस साइड ऑफ आउटकम थी, जो समझिए कि कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन था, कि वो भी सफर कर सकते, जो आपने मीर की बात की कि वाकई हो सकता है। अगर मीर साहब मेरे पास आते अपनी थेरेपी कराने के लिए, तो ये एक बड़ा अहम सवाल है कि मैं क्या करता, कि क्योंकि देखिए ना, अगर तो वो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो जिसकी वजह से वो थेरेपी करवा रहे हैं, मैं वो देखूंगा। वो इसलिए तो नहीं है, मिसाल के तौर पर मुझे ये पता है कि नीचे के बारे में मुझे ये पता है कि जब वो लिखते थे या लिखना चाहते थे या कुछ काम करते थे, तो वो बड़ा रिलीविंग होता था उनके लिए। मैं ऐसे शायरों को जानता हूँ कि जो जब एक शेर कहते हैं तो उसके बाद उनको कितना रिलीफ महसूस होता है। तो वो बजाते खुद थेरेपी की जो एक्टिविटी है आर्ट्स की और पोइट्री की और लिटरेचर की, ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब मैं बाहर बैठ के जो फतवे मर्जी देता रहा हूँ, इसलिए मेरा साथी थोड़ी सी मुझे तंगी होती है कि जब हर चीज को मैं साइकोपैथोलॉजीज के एंगल से देखना शुरू कर दूं। तो मैंने वादा भी किया था कि मैं उस किताब पे लिखूंगा ट्रम्प ऑन काउच पे, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मैंने माजरत कर ली कि मैं नहीं लिख रहा, इसलिए कि ट्रम्प साहब की जहनी सेहत को बुनियाद बनाकर ट्रम्प साहब की बातों को इवेल्युएट करना ये ठीक नहीं है। उसको आपको वैसे ही देखना पड़ेगा जैसे आप बाकी प्रेसिडेंट्स की बातों को देखते रहे हैं। आप यहाँ जहनी सेहत को मौजू बनाकर ट्रम्प की को एक्यूज नहीं कर सकते, ना आप ट्रम्प को इस पे एक्सक्यूज कर सकते। यानी सियासी तज्जिए और नफ्सियाती तज्जिए में फर्क ना होगा,
आखिरी एक सवाल, ये गुज़िश्ता से पेवस्ता ही समझिए। हम एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और एक खदशा जिसका इजहार अब किया जा रहा है बहुत जोर शोर से कि ये पेंडेमिक ओवर होगी, एक न्यू नॉर्मल है, हम एक नई दुनिया में शायद कदम रखें इसके बाद। लेकिन इस पूरे तजर्बे से गुजरने के नतीजे में कुछ ट्रॉमेटिक इफेक्ट्स जो हैं या इम्पैक्ट जो है वो रह सकता है। एक एंग्जाइटी जो है वो रह सकती है। अच्छा, फिर इसकी एक वजह आपने जो 4 अक़साम बताई उसमें एक और किस्म को अगर आप शामिल करें, कुछ लोग वाकई सफर कर रहे हैं, फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं, जॉब लॉसेस आते हैं, उसके अलावा जो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है, जो बाद में फिलोसॉफिकल लेवल का तो चलें वो कुछ लोग होंगे जो इस पर बात करेंगे, लेकिन फिजिकल लेवल पर सर्वाइवल जैसे हमारे टॉपिक का हिस्सा है कि सर्वाइवल की भी एक जंग किसी कैफियत है कुछ लोगों के लिए। ऐसे में आपका बीइंग एन इमेज थेरेपी एक्सपर्ट, relying upon the basic postulates of एडिटिक इमेज थेरेपी, प्रिवेंटिव मॉडल क्या प्रोपोज करेंगे एक आम फंक्शनल इंसान के लिए जो मामूल के लॉसेस एक्सपीरियंस कर रहा है? मैं वही करूंगा जो मैं इससे पहले कहता रहा हूं। मैंने टेररिज्म वाली सिचुएशन पे ये कहा था कि देखिए, एक ट्रॉमा होता है, एक ट्रॉमा के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर मुझे ये पता हो कि जो रोड एक्सीडेंट हुआ है इसमें किसी की गलती नहीं थी और इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, तो मुझे इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है और मैं इसे कोप कर लेता हूँ। उस एनी एज अ थेरेपिस्ट मुझे वहां पे लोगों को हेल्प करने में आसानी होती है। लेकिन अगर कोई ट्रॉमा ऐसा हो कि जिसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, आपको ये ना पता हो कि ये वाकया हुआ क्यों है, उस सूरत में ट्रॉमा की मैनेजमेंट, ट्रॉमा की थेरेपी बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। पाकिस्तान में यही हुआ है। पाकिस्तान में बम फटे हैं, सड़कों पे खून बहा है, लाशें उठी हैं और किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि ये सब हुआ क्या है। और हमने कहा कि जस्ट मूव ऑन, अब नहीं होगा, मूव ऑन। ये बड़ा आराम से लोग कह दिया है लोगों ने। इसी तरह से हमारी हिस्ट्री में तकसीम का अमल था, पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम का। लोगों ने हिजरत की थी और बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए। अच्छा, बहुत से लोग बहुत सवाल उठाते हैं, आज तक उठाते हैं। उनमें से जो लोग आज तक हयात हैं वो आज तक सवाल उठाते हैं। मेरा आप लोगों को, माहिरीन को, गवर्नमेंट को कहना यह है और रिक्वेस्ट यह है कि वो मासेस को बताएं कि ये क्या चीज है। अब आपके यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा आपको खराब करेगी इन द लॉन्ग रन, वो ये कंफ्यूजन है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज में मौजूद है। आपने लॉकडाउन करना है, आपने लॉकडाउन नहीं करना। ये कंफ्यूजन आपको ज्यादा अफेक्ट करेगी बनस्पत इसके। और लेकिन एक और बात बताऊं डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, कि मुझे 3 रोज पहले काफी पढ़े लिखे माकूल इंसान ने एक मैसेज किया और पूछा कि आपको वैसे बाकी फर्म बिलीव है कि ये वायरस है भी या नहीं। पाकिस्तान में एक माकूल तादाद में ये नामाकूलियत रखने वाले लोग मौजूद हैं जो सवाल कर रहे हैं कि वायरस है भी या नहीं है। मेरे इंतहाई पढ़े लिखे दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कि आप पाकिस्तान में खुद किसी को जानते हैं जो इसका शिकार हुआ? आपने देखा है? आपने देखा है? आपके जानने वालों में से किसी को हुआ है? अब वो क्या है, वो इस पे शक कर रहे हैं। ये जो इस तरह के जो शुबहात हैं, डिस्पाइट ऑल द एविडेंसेस व्हिच आर ऑलरेडी देयर, उसके बावजूद जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो वो मासेस के जहन में एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हमारे यहाँ एक कॉन्स्पिरेसी थियरीज की प्रेवलेंस का चलन आपको मालूम है, वैसे ही आम है। उससे फिर आपको ये लगता है कि जो लाइफ है वो आपके कंट्रोल में नहीं है और लोग आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लॉकडाउन है ये असल में आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की एक आलमी साजिश है। उससे सिचुएशन और खराब होती है। फिर जो लोग हैं वो रिएक्शन में तोड़ते हैं उस लॉकडाउन को। जिस चीज को हम नहीं समझ पाते, ये हमारे जो पता नहीं, मुझे नहीं पता समझ पाते होंगे, मैं कौन सा ऐसा चैंपियन हूं कि जो चीजें मैं समझता हूं दूसरे नहीं समझ पाते होंगे। लेकिन जब आप ये एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग माइंडसेट है
कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे यकीन रखने वाला एक पैरानॉइड माइंडसेट है, जो ये समझता है कि पूरी दुनिया जो है वो इनको कंट्रोल करने की, कर्ब करने की और बिल्कुल किल करने की साजिशें कर रही है हर वक्त, उसको तकवीत मिलती है कि देखा अब ये चाहते हैं कि मेरी सारी फाइनेंशियल हालत भी जो है वो खराब हो जाए, मुल्क दिवालिया हो जाए। वो एक ब्रॉडर पिक्चर जो है जो दुनिया में है उसको नहीं देख पाते। अब जैक मा सर, जैक मा जो अली बाबा का फाउंडर है, उसकी मैं आज एक बड़ी मजे की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। अब उसके नाम पे वो बाज़-औक़ात मंसूब भी कर दी जाती है मशहूर करने के लिए, लेकिन जुमला बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा जी कि हर ठीक है, बिजनेसेस अपनी जगह पे, लेकिन 2020 का एक ही बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, एंड दैट इज टू स्टे अलाइव। एंड इफ यू मीट दिस ऑब्जेक्टिव, इट मींस दैट योर प्रॉफिट इज ऑलरेडी इंश्योर्ड। सो डोंट बॉदर योर बिजनेसेस in the typical perspective of profits and loss. Exactly, यहाँ पे जो आयरिश गवर्नमेंट है उसने, जो आयरिश प्राइम मिनिस्टर है, उसने 2 वीक पहले नेशन को एड्रेस करते हुए ये कहा कि इस वक्त businesses are not my priority, my priorities are the lives in the Irish Republic. जो लोग जिंदा हैं वो मेरी प्रायोरिटी है। इसके बाद जब ये जरा सा सबसाइड होगा तो फिर मैं देखूंगा कि मुझे बिजनेसेस के लिए क्या करना है। ऐसा ही है। और जो आप कल बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क में जो एक अमूमी रवैया, एक नॉन कन्फर्मिस्टिक एटीट्यूड जो है, या नॉन कंप्लायंस जो है, कि ओके फाइन, आखिर कब तक, या फिर ये एक साजिश का कोई ताना बाना उनके दिमाग में है, इस पे आप कोई बात करना चाहेंगे? देखिए ना, आप बच्चों को देखिए, सड़क पे वॉक कर रहे होते हैं और वो एक सिग्नल के पास से गुजरते हैं, वहां से वो पत्थर उठाते हैं और सिग्नल छोड़ देते हैं। देखिए ना आपने, साइन बोर्ड के ऊपर, डायरेक्शन साइन के ऊपर कुछ अपना नाम लिख जाएंगे, उस पे पेंट कर देंगे। अब ये जो हमारा स्टेट के साथ ताल्लुक है, ये बड़ा मीनिंगफुल है कि हम ये समझते हैं कि स्टेट जो है ये हमारे मसाइल को हल करने में हमें हेल्प करेगी, ये स्टेट जो है ये हमारे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करती है, या ये हमारी एनिमी है। तो ये जो सिग्नल है ये स्टेट का है, ये मेरा नहीं है। आप वो ताल्लुक नहीं देख पाते कि ये स्टेट क्या है। हमारी स्टेट जब ऐसे लोगों के हाथ में रहेगी कि जो हमारे नहीं है, या हम में से नहीं है, या जो हम में से नहीं लगते, या जो हमारे नहीं लगते, या जो हमें अपने नहीं लगते, तो फिर ये एक ऐसा पैरानॉइड रिलेशनशिप बनेगा स्टेट के साथ कि जिसमें आपको लगता है कि स्टेट जो कुछ कर रही है, जो नॉन कन्फर्मिस्टिक एटीट्यूड है, स्पेशली टू डिफाई द कंप्लायंस ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ये भी इसी कंफ्यूजन की पर्दात है। कंफ्यूजन, हमें नहीं पता कि स्टेट कौन है। क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन विल हेल्प देम सरवाइव दिस। ये जो इशू है स्टेट के साथ, ये तो गालिबन हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड है। हमें कभी ये लगा ही नहीं है कि स्टेट हमारी है, इसको हम कंट्रोल करते हैं। ये आपका आखिरी चंद जुमले जो है अगली किसी गुफ्तगू का की प्रीएम्बल है। सो हमें लगता ही इस एलिमेंट पे वी वुड लाइक टू टेक अप दिस डिस्कशन। डॉक्टर अख्तर अली सैयद, थैंक यू सो वेरी मच। वी गॉट सो मेनी मैसेजेस जिनको मैं अभी डिस्प्ले नहीं कर सका। मैं और आप हम कोशिश करेंगे कि इस थ्रेड को बाद में देखें और कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको हम एड्रेस कर लें, जवाब दें हम उनका। बहुत शुक्रिया आपका इतना ढेर सारा वक्त निकालने का, और अपनी खास तौर पर ये जो बहुत एक्साइटिंग एक टॉपिक है और एरिया है। मैं देख रहा था कुछ लोगों की दिलचस्पी, बल्कि एक सवाल आया भी था, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब इस पे कोई सर्टिफिकेट कोर्स या कोई ट्रेनिंग एडिटिक थेरेपी के ऊपर क्या वो ऑफर हो रही है? तो उसका भी मेरा ख्याल है कि हम आफ्टर दिस डिस्कशन आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन दैट क्वेश्चन टू हेल्प द पीपल। हम साजिश कर रहे हैं इस ज़माने में भी।
और हम कोशिश कर रहे हैं आप थ्योरी बनाना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर थैंक यू सो नाइस ऑफ यू and it was and it will remain our pleasure to have you even in times to come. Thank you so very much. Thank you. Allah Hafiz.